हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर के हिंदी कहानियों में। आज की कहानी है विधवा विदुर। लखनऊ विश्वविद्यालय का सभागार आज खचाखच भरा हुआ था। सभी छात्र समय से पहले ही पहुंच गए थे। नगर के सम्मानित व्यक्तियों को भी आमंत्रित किया गया था। ये मौका था वाद विवाद प्रतियोगिता के फाइनल का। विश्वविद्यालय में एमएससी कर रहे एक छात्र रजनीश और शोध कार्य कर रही छात्रा देविका फाइनल में पहुंचे थे और बहस का विषय था तकनीक के समय में पुस्तकों की उपयोगिता। रजनीश ने तकनीक का पक्ष लिया और बोलना शुरू किया। उसने तकनीक की महत्वता बताई और अनेक तर्क दिए। जैसे रजनीश ने बताया कि आज जब हमारे पास कंप्यूटर है, लैपटॉप है और तीव्र गति से हर परिणाम दिखाने वाला इंटरनेट है, तो भला हम किताबों के भरोसे क्यों रहें। आज इंटरनेट पर सिर्फ एक बटन दबाते ही दुनिया भर की जानकारी उपलब्ध हो सकती है, तो हमें किताबें ढूंढने में समय क्यों गंवाएं, पुरातन पंथी क्यों बने और क्यों ना तकनीक को अपनाएं। इसके बाद भी रजनीश ने तकनीक की बढ़ाई करते हुए बहुत सारे तर्क दिए जो लगभग अकाट्य थे। लोगों ने खूब तालियां बजाकर रजनीश का उत्साहवर्धन किया। अब बारी देविका की आई तो वो बोली, मेरे दोस्त ने तो काफी कुछ कह दिया है, पर फिर भी मैं इतना कहूंगी कि तकनीक जरूरी है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम पुस्तकों के महत्व को नकार ही दें। आखिरकार हमारे ज्ञान का स्रोत तो पुस्तकें हैं। जिस तरह से पौधा हमेशा ऊपर की ओर जाता है, पर उसकी जड़ें नीचे की ओर बढ़ती हैं, और जड़ें जितना नीचे जाती हैं वो पौधा उतना ही मजबूत पेड़ बन जाता है। इसके बाद देविका ने भी लोगों को एक के बाद एक तथ्य बताए तो ये सिद्ध करते थे कि इंटरनेट के इस युग में भी पुस्तकों को पढ़ना जरूरी है। ज्यूरी के सदस्यों के सामने ऊहापोह की स्थिति आ गई, क्योंकि दोनों वक्ताओं ने इतना अच्छा बोला था कि उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो प्रतियोगिता का विजेता किसे घोषित करे। काफी देर चली डिस्कशन के बाद जब परिणाम बताने की बारी आई तो ज्यूरी ने दोनों को ही संयुक्त रूप से विजेता घोषित कर दिया। कुछ दिनों तक पूरे विश्वविद्यालय में इस प्रतियोगिता की खूब चर्चा होती रही। एक दिन रजनीश टैगोर लाइब्रेरी में बैठा नोट्स बनाने में लगा था। तभी वहां देविका भी आई। दोनों की निगाहें आपस में टकराई और एक मुस्कुराहट का आदान प्रदान भी हुआ। सामने की टेबल पर देविका को भी कुछ जरूरी नोट्स लेने थे। उन्हें बना लेने के बाद देविका बाहर निकल गई। रजनीश भी पीछे पीछे आया और देविका को आवाज दी, अरे मैडम, हमें भी साथ ले लो। अच्छा, आज पता चला कि तकनीक का हवाला देने वाले लोग भी किताबों का सहारा लेते हैं। देविका ने मुस्कुराते हुए कहा। तो बदले में रजनीश ने उसे बताया कि असल में तो वो भी किताबों का शौकीन है, पर वाद विवाद प्रतियोगिता में रखे गए उसके विचार मात्र प्रतियोगिता जीतने के लिहाज से बोले गए थे। उन विचारों से वो इत्तेफाक ही रखे ये कोई जरूरी तो नहीं। दोनों बात करते करते कैंपस में बनी कैंटीन तक आ गए थे। रजनीश ने देविका को चाय का ऑफर दिया, जिसे उसने बड़ी सहजता से मना कर दिया और वहां से चल दी। उसे जाते देखकर बिना रोमांचित हुए बिना नहीं रह सका रजनीश। लगभग हर दूसरे दिन दोनों का आमना सामना हो ही जाता। दोनों एक दूसरे की पढ़ाई में मदद करने के साथ साथ तमाम मुद्दों पर भी बातें करते। देविका को कई बार ये भी लगता कि जिस तरह के जीवन साथी का सपना उसने अपने जीवन के लिए मन में सजा रखा है, रजनीश में वो सारी खूबियां हैं। और कुछ ऐसा ही विचार रजनीश भी देविका के लिए मन में रखता था। दोनों ने एक दूसरे के सामने ये बात प्रकट भी कर दी और कई महीनों के साथ के बाद आखिर वो समय भी आ गया जब रजनीश और देविका ने एक दूसरे से शादी का वादा कर लिया। पर अगले ही दिन से कई दिनों तक देविका को रजनीश दिखाई नहीं दिया। उसका मोबाइल भी बंद आ रहा था। अब देविका परेशान हो उठी। रजनीश के दोस्तों से भी पूछा, पर किसी ने कोई ठोस बात नहीं बताई। देविका को लगने लगा कि हो ना हो रजनीश के साथ या उसके परिवार में कोई हादसा हो गया है, पर कुछ भी पता कर पाना उसके बस में नहीं था। कुछ हफ्तों बाद जब शाम को थकी हारी देविका अपने घर पहुंची
तो सामने का दृश्य देखकर खुशी से चौंक गई। सामने के कमरे में रजनीश बैठा था और देविका के माँ बाप से बातें करने में व्यस्त था। देविका को देखकर उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट दौड़ गई। देविका ने पापा के चेहरे की तरफ देखा। वो कुछ तनाव में लग रहे थे। रजनीश पापा को बता रहा था कि उसे बैंक में एक क्लर्क की नौकरी मिल गई है। जॉब का प्रोफाइल थोड़ा लो जरूर है, पर अपने घर की जरूरतों की वजह से उसे नौकरी की जरूरत थी, इसीलिए उसने ज्वाइन कर ली। देविका सीधे किचन में चली गई। थोड़ी देर बाद वहां माँ भी आ गई और बोली, ये सब तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? पर क्या माँ, यही कि तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो और शादी करना चाहते हो। हाँ माँ, पर सही समय आने पर मैं आपको बताती ही। हाँ, पर अब ये सब हमें बताने की जरूरत नहीं है। तेरे पापा अपने से नीची जाति वाले से कभी तेरी शादी नहीं करेंगे। माँ के स्वर में कड़वाहट थी। न जाने कहाँ खोई हुई थी देविका आज तक। रजनीश से कब उसे प्यार हो गया था, ये तो इसे पता भी नहीं चला था। और प्यार करते करते वो भूल बैठी थी कि इस समाज में शादी के लिए समान जातियों का भी होना जरूरी है। हाँ, समाज में विजातीय शादियां भी होती हैं, पर समाज उन जोड़ों को भला कहाँ अपना पाता है। खिड़की से देविका ने रजनीश की तरफ नजर डाली। उसके चेहरे की उदासी देखकर वो सब समझ गई थी। बचपन से पापा को आदर्श माना था। उन्होंने भी देविका को बड़े नाजों से पाला था और दबाव में भी हमेशा सही फैसला लेना सिखाया था। तभी पापा की आवाज गूंजी। उन्होंने देविका को बुलाया और उससे बिना किसी भूमिका बांधे परिवार या प्यार में से एक को चुन लेने को कहा। उस दिन से पहले ऐसी अजीब हालत में नहीं फंसी थी देविका। देविका ने सोचना शुरू किया। दिल और दिमाग में एक द्वंद्व चल रहा था, पर दिमाग दिल पर हावी हो गया और देविका ने प्यार को चुना। पापा ने उन दोनों की तरफ देखते हुए कहा कि आज से उन लोगों का देविका से कोई वास्ता नहीं रह गया और वो दोनों इसी समय उनके घर से निकल जाएं। कोई रास्ता न देखकर देविका और रजनीश ने आर्य समाज मंदिर में शादी कर ली। रजनीश की पोस्टिंग गाजियाबाद के एक बैंक में थी, इसीलिए बैंक के पास के ही एक मोहल्ले में 2 कमरों का मकान किराए पर ले लिया। उनके मकान के पास एक दीप्ति नाम की विधवा औरत अपने 4 साल के इकलौते बेटे शान के साथ रहती थी। उनके पति पुलिस में थे और एक दंगे के दौरान शहीद हो गए थे। दीप्ति और देविका की मुलाकात अक्सर मॉर्निंग वॉक के दौरान होती। देविका बड़े अच्छे सलीके से पेश आती थी दीप्ति से और फिर दोनों दोस्त बन गई। देविका और रजनीश दोनों के घर वालों ने उनसे अपना नाता तोड़ रखा था, जिसकी खलिश उन दोनों के मन में हमेशा बनी रहती थी। देविका का शोध कार्य पूरा हो चुका था और उसने विश्वविद्यालय में प्रवक्ता की नौकरी के लिए आवेदन भी कर दिया। कुछ दिनों के बाद देविका का इंटरव्यू हुआ और उसे नौकरी पर रख लिया गया। दोनों की शादी को 3 साल पूरे होने को आए थे कि देविका गर्भवती हो गई। हालांकि वो अभी बच्चा नहीं चाहती थी, फिर भी दोनों ने पहले बच्चे को जन्म देने का फैसला कर लिया। समय आने पर देविका ने एक सुंदर सी बेटी को जन्म दिया। उसका नाम परी रखा। रजनीश और देविका बहुत खुश थे। इस खुशी में रजनीश ने अपने घर वालों को भी शामिल करना चाहा, तो उसने घर पर फोन मिलाया, पर किसी ने फोन नहीं उठाया। जब परी 5 साल की हुई तो उसी समय देश में कोरोना की दूसरी लहर आई और देविका को लील गई। परी अनाथ हो गई थी। परिवार वाले पहले ही अपनी जिम्मेदारियों से पीछा छुड़ा चुके थे। ये कहना गलत नहीं होगा कि देविका के जाने से केवल परी ही नहीं बल्कि रजनीश भी अनाथ हो गया था। एक तो देविका का गम, ऊपर से छोटी सी बच्ची को संभालना, उसके खाने पीने का ध्यान रखना, उसके कपड़े बदलना, उसकी हर छोटी बड़ी चीज को संभालना। मातृत्व कितना दुख देने वाला कार्य है, ये अब रजनीश को अच्छी तरह से पता चल गया था। वर्क फ्रॉम होम भी भला कब तक चलता। बाहर की जिंदगी में सब कुछ तो नॉर्मल हो गया था, पर नॉर्मल नहीं हुई थी तो रजनीश और परी की जिंदगी। बच्ची की कई चीज़ों और ज़रूरतों को रजनीश बड़े अच्छे से मैनेज कर रहा था, पर असली परेशानी तब आई जब उसे परी को छोड़कर ऑफिस के लिए जाने का समय आया। आखिर किसके सहारे छोड़े वो परी को? कौन उसकी देखभाल करेगा?
सोचता कि नौकरी ही छोड़ दे। ये ही तो आखिरी रास्ता बचा है उसके पास। किसी ने राय दी कि क्रेच में छोड़ दो, तो किसी ने बताया कि बोर्डिंग में डाल दो। बोर्डिंग स्कूल वाली बात रजनीश की समझ में आ गई। बोर्डिंग में डाल देने से परी का ध्यान भी सही से रखा जाएगा और फिर हर महीने खुद रजनीश ही मुलाकात करने चला जाया करेगा। रजनीश ने मन ही मन सोच लिया कि वो जल्द ही परी को बोर्डिंग में दाखिला करा आएगा, पर इस बाबत स्कूलों की उसने जानकारी भी लेना शुरू कर दी। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ रजनीश जी। एक महिला का स्वर सुनकर रजनीश चौंक गया। मुड़कर देखा तो दीप्ति अपने बच्चे शान को लेकर खड़ी थी। भला बोर्डिंग में परी का एडमिशन कराने से क्या आपकी समस्याएं खत्म हो जाएंगी? आप अपनी जिम्मेदारियों से भाग क्यों रहे हैं? दीप्ति की बात सुनकर थोड़ा खिद सा गया रजनीश, और फिर उसने कहा कि तो वो क्या करे? इस बच्ची को कहाँ ले जाए? नौकरी छोड़कर बेबी सिटिंग करेगा तो भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। आप परी को ऑफिस जाते समय मेरे घर छोड़ दिया करो और आते समय ले जाया करो। मेरा और मेरे बेटे का मन भी इसके साथ लगा रहेगा और फिर माँ बाबूजी भी परी को देखकर खुश होंगे। देविका के प्रति प्रेम दीप्ति के मन में छलक रहा था। बात थोड़ी अजीब सी जरूर लगी कि कैसे दीप्ति ध्यान रख पाएगी किसी और की बच्ची का। क्यों करेगी वो इतना सब? पर रजनीश की मजबूरी भी थी और ये प्रस्ताव भी अच्छा था। कुछ सोच विचार के बाद उसने हामी भर दी और वो परी को दीप्ति के पास छोड़कर ऑफिस जाने लगा। बच्ची को एक माँ की तरह ध्यान रखने वाली आंटी मिल गई थी। दीप्ति के बूढ़े सास ससुर जब अपने पोते और परी के साथ खेलते देखते तो उन्हें बड़ी खुशी मिलती। ऑफिस से आते ही रजनीश परी को लेने सीधा दीप्ति के घर चला जाता, जहां पर परी को दीप्ति के बेटे के साथ खेलते देखकर उसे भी बड़ा सुकून मिलता। दीप्ति के सास ससुर रजनीश का दर्द समझते थे और अक्सर शाम की चाय के लिए अपने पास बैठा लेते और कभी कभी खाने पर भी बुला लेते। हालांकि इस तरह से दीप्ति के घर पर परी को छोड़कर जाना और खुद का आना जाना रजनीश को थोड़ा अजीब लगता, पर उसके सामने मजबूरी थी। विधवा दीप्ति अपनी मर्यादा जानती थी, इसीलिए वो रजनीश से अधिक बात नहीं करती। और अगर परी के संदर्भ में उसे कुछ कहना भी होता तो वो अपने सास ससुर की उपस्थिति में ही रजनीश से बात करती। आग और फूस एक पास रखे हों और चिंगारी न भड़के, ये तो संभव है, पर एक जवान विधवा और एक विदुर को इस प्रकार से एक दूसरे की मदद करते हुए देखकर भी बातें न बने, ये संभव नहीं है। सबसे पहले दीप्ति की सास से मोहल्ले की एक औरत ने कहा, देखो तुम्हारी बहू बच्ची का ख्याल रख रही है, ये तो अच्छी बात है, पर कहीं उस विदुर का ख्याल भी ना रखने लगे। समझा देना अपनी बहू को। दीप्ति की सास को ये सुनकर अच्छा तो नहीं लगा, पर वो कुछ नहीं बोली और उसने घर जाकर ये बात जब दीप्ति के ससुर से कही तो वो भी अपना अनुभव बताने लगे कि जब वो सुबह पार्क में टहलने गए थे तब राजेश भी उनसे कुछ इसी तरह की बातें कर रहे थे। अब समाज में रहना है तो उनके अनुसार चलना भी तो पड़ेगा। सास ने दीप्ति से कहा कि वो जानते हैं कि उसके आचरण में कहीं कोई कमी नहीं है और उन्हें दीप्ति पर पूरा भरोसा है, लेकिन परी और रजनीश से दूरी बनाकर रखने का समय आ गया है। दीप्ति बहुत कुछ कहना चाहती थी मगर नहीं कह सकी, क्योंकि उसे पता था कि कुछ तो लोग कहेंगे। जैसी बातें फिल्मों में तो अच्छी लगती हैं, पर असल जिंदगी में तो एक विधवा को मरते दम तक इम्तिहान ही देते रहना पड़ता है। विधवा का कोई अस्तित्व नहीं। उधर विधुर रजनीश को भी लोग फिर से शादी करने की सलाह देते और उसके नाम मानने पर कहते कि इधर उधर मुंह मारने से तो अच्छा होता कि एक ही खूंटे से बंधकर रहा जाए। लोगों के तानों के आगे 2 सालों तक परी को जो प्यार उसकी दीप्ति आंटी से मिल रहा था वो आज बंद हो गया था। रजनीश के सामने फिर से वही बच्ची को पालने वाली समस्या आ रही थी। अब उसके सामने 2 ही रास्ते थे, पहला कि वो दूसरी शादी कर ले और दूसरा ये कि वो परी को बोर्डिंग स्कूल में डाल दे। रजनीश ने दूसरा रास्ता चुनना ज़्यादा बेहतर समझा, क्योंकि दूसरी शादी करके भी परी को नई माँ स्वीकार कर पाए या नहीं, इस बात में संदेह था। रजनीश ने परी से बात की और उसे बोर्डिंग स्कूल में जाने के लिए उसका रुख जानना चाहा।
परी वैसे भी माँ के अभाव में जल्दी समझदार हो चुकी थी, इसीलिए उसने बोर्डिंग स्कूल जाने के लिए हामी भर दी। रजनीश परी को स्कूल में दाखिला दिलाकर निश्चिंत हो गया। एक दिन उसके मोबाइल पर एक फोन आया। उधर से देविका के पापा बोल रहे थे, तेरे जीवन में इतना कुछ हो गया पर तूने हमें बताया तक नहीं, हम इतने पराये हो गए क्या? ससुर की आवाज इतने वर्षों के बाद सुनकर रजनीश सिसकता रहा। उन्होंने उसे बताया कि उन्हें तो किसी और से पता चला कि उसकी दुनिया उजड़ चुकी है। आखिर कैसे और क्यों? इतना कहकर उन्होंने रजनीश को ये बताया कि पुरानी बातें भूलकर वो लोग गाजियाबाद में उससे मिलने आए हैं। माँ और पापा को अपने फ्लैट पर ले आया था रजनीश। सामने देविका की तस्वीर पर माला देखकर काफी व्याकुल हो गए थे उसके माँ बाप। झूठी शान और जाति पाति के भेद में हम डूबे हुए थे और समय रहते सही फैसला नहीं कर पाए थे। पर अब उन्हें ये एहसास हो गया था कि रजनीश को नहीं अपनाना उन लोगों की भूल थी। ये सारी बातें रजनीश की सास और ससुर ने उसे बताई। शायद बढ़ती उम्र और बेटी के को त्याग कर अकेलेपन के अनुभव ने उन्हें सही और गलत का बोध करा दिया था, और शायद इसीलिए वो दोनों यहाँ आए थे। अब हम दोनों यहाँ आ गए हैं, इसीलिए परी की तरफ से तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। माँ बाप की बातें सुनकर रजनीश खुश हो गया और स्कूल में संपर्क करके परी को वापस घर ले आया। वो अपने नाना नानी से मिलकर बहुत खुश हो रही थी। उसने जीवन में पहली बार बचपन जैसे किसी स्वाद का अनुभव किया था। आज परी का जन्मदिन था। वो 8 साल की हो चुकी थी। नाना नानी के साथ मिलकर परी ने केक काटा और पापा के तो पूरे चेहरे पर ही केक लगा दिया था परी ने। घर के हल्के फुल्के माहौल के बीच रजनीश के ससुर ने कहा, बेटे रजनीश, हम जानते हैं कि देविका के जाने के बाद तुमने शादी नहीं की क्योंकि नई माँ आकर कोई लापरवाही न बरते। रजनीश समझ नहीं पा रहा था कि उसके ससुर क्या कहना चाह रहे हैं। इसके बाद ससुर ने कहा कि अभी रजनीश का पूरा जीवन बाकी है और परी भी बड़ी हो रही है। इस नाजुक उम्र में माँ की बहुत ज़रूरत रहती है, इसीलिए वो चाहते हैं कि रजनीश दोबारा शादी कर ले। ससुर की ये बात सुनकर रजनीश चौंक गया। वो कुछ बोल नहीं पाया। कुछ देर खामोश रहने के बाद बोला और अपनी बात को सही सिद्ध करने के लिए तमाम तर्क भी दिए कि मसलन नई माँ ने अगर परी को नहीं अपनाया तो कौन करेगा एक बच्चे वाले विदुर से शादी? फिर समाज क्या कहेगा? परी अब अपने नाना की गोद से उतरकर दूसरे कमरे में चली गई थी। देखो बेटा, तुम्हारी हर बात का जवाब मैं सिर्फ एक बार में दे सकता हूँ, अगर तुम कहो तो। रजनीश की आंखों में कई सवाल थे। तभी सासू माँ ने परी को आवाज़ लगाई। दूसरे कमरे से परी निकल कर आई। उसके साथ में दीप्ति भी थी और उसका बेटा शान और दीप्ति के सास ससुर भी थे, जो रजनीश की तरफ उम्मीद और प्रेम भरी नज़रों से देखे जा रहे थे। रजनीश कुछ समझ नहीं पाया तो उसके ससुर ने कहा कि इस दुनिया में इंसान को स्वार्थी बनना पड़ता है। दीप्ति भी जिंदगी के सफ़र में अकेली है और तुम भी, और फिर तुम दोनों पर बच्चों की जिम्मेदारी भी है। साथ मिलकर चलोगे तो राह की मुश्किलें भी आसान हो जाएंगी और सफ़र भी सुहाना हो जाएगा। पर पापा, मैं तो एक नीची जाति से हूँ और दीप्ति ऊंची जाति की है। दीप्ति को उसका परिवार मंजूरी नहीं देगा। इसका समाधान सब परी ने कर लिया है। वो अक्सर दीप्ति से तेरी बातें करती थी और दीप्ति व शान भी तेरे बारे में रुचि रखते थे। जब ये बात हमें पता चली तो हमने दीप्ति के मम्मी पापा से बात चलाई तो हमें सहमति मिल गई। तुम दोनों की हाँ का तो देविका को भी इंतजार होगा। परी दीप्ति की उंगली पकड़े हुए अपने पापा को निहार रही थी। दीप्ति और रजनीश की नज़रें टकराई तो दोनों के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट फैल गई, जिसका मतलब था कि एक विधवा और एक विदुर ने अपने बच्चों के जीवन की बेहतरी और खुद के अस्तित्व के लिए समाज से बिना डरे एक साहस भरा फैसला ले ही लिया। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।